नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ये नाचीज़ आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है आपके इस सेकंड पार्ट में प्री रीट एग्जामिनेशन 2025 जो आपका पेपर सोल्यूशन है 16 और फरवरी 2025 को लगा हुआ रविवार के दिन आपका वहां पर पार्ट 1 अपन ने कर लिया। पार्ट 2 की बात अपन वहां पर करने जा रहे हैं, तो इसका वहां पर अपन सवाल लेकर चलेंगे आपका। और जब आप ये सवाल वहां पर लोगे ना तो बेटा इतना ध्यान रखना कि ये सवाल अपन कर चुके हैं। देखो यहां वाले पार्ट में मैं कहूं तो यहां गौर करना, ये सवाल जो मैं आपको पीछे करवा चुका हूं तो उनको मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आपको दिक्कतें वहां पर महसूस ना हो। अपन ने 15 सवाल बेटा वहां पर कर लिए थे आपका, ठीक। और उसके बाद में आगे अपन बढ़ेंगे और उस पेपर के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को अपन करने वाले, एक एक सवाल को अपन वहां पर सोल्यूशन देने वाले हैं। मतलब उसमें 31 से लेके आपका वहां पर 45 तक इतने सवाल अपन ने वहां पर इजीली कर लिए थे आपका, ठीक है। तो अब अपना जो सवाल चलेगा बेटा वो कौन सा चलेगा आपका वहां पर 46 वाला चलेगा। और वैसे अपने पेपर का कौन सा हो जाएगा आपका 16वां सवाल हो जाएगा। और आज का अपना सवाल बेटा कौन सा हो जाएगा आपका वहां पर पहला सवाल आपको वहां पर देखने को मिलेगा बच्चा आपका वहां पर, ठीक है। तो ये लीजिए अपन आ गए वहां पर उस क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन अपने को वहां पर आपका चाहिए था, ठीक है। देखिए जरा यहां पर कि हु अमंग द फॉलोइंग, निम्नांकित में से ऐसा कौन सा विद्वान, ऐसा कौन सा आपका आदमी रहा सजेस्टेड द बाइलिंगुअल मेथड, जिसने वहां पर हमें बाइलिंगुअल मेथड है उसके बारे में वहां पर सूचना दी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये फैक्चुअल सवाल होते हैं, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर अपन H.E. पामर की बात नहीं करेंगे, उनका अलग ही सिद्धांत है। ब्राइट वाला जो आपका LSRW को LSWR बनाना वो एक अलग ही चीज है। डेविड ब्राउन का यहां पर कोई रोल है नहीं। तो सीधा सीधा याद रखो कि बाइलिंगुअल मेथड है, किससे जुड़ा हुआ आपका सीधे डॉडसन से जुड़ा हुआ है। ऐसे सवालों के मार्क्स बड़े ही आसानी से हमें मिल ही जाते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ऑडियोलिंगुअल मेथड है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एक खास विशेषता वहां पर आपका कहा जा सकता है। यहां गौर करना मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक खास विशेषता की, किससे जुड़ा हुआ ALM से, ऑडियोलिंगुअल मेथड से। उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछिए, मतलब बाकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी उसके सैलिएंट फीचर नहीं है। गौर करो, इट मेजरली फोकसेस ऑन प्राइमरी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये मुख्य तौर पर जो आपका लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा का अधिगम है, उसके प्राथमिक कौशल है, उन पर फोकस करता है क्या, नहीं करता आपका वहां पर, ठीक है। प्राइमरी स्किल्स के मायने क्या होते हैं, जहां पर हम किसी चीज को क्या करते हैं आपका वहां पर शुरुआत में ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उन पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड तो सीधा सीधा किस पर जाएगा आपका वहां पर एस पर चला जाएगा, सीधा सीधा L और S पर चला जाएगा। वहां पर प्राइमरी स्किल है उसके ऊपर यहां पर फोकस करने वाला बंदा वहां पर नहीं रहता है प्रॉपर वे में। मैं एक चीज ये बताऊंगा आपका वहां पर थोड़ी दिक्कतें क्या आती हैं इस सवाल को जब आप निकालते हैं, तो एक समस्या आती है। और समस्या कहां आती है कि ये जो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, थोड़ा सा वेवर्ड कर देता है, थोड़ा सा आपको परेशान कर देता है। अब जैसे मैं अगर बात करूं तो वहां पर अपने पास में क्या लिसनिंग और साथ में स्पीकिंग, तो ये अपने आप में प्राइमरी स्किल मानी जाती हैं, लेकिन यहां पर स्पीकिंग उतना बेटर नहीं बन पाता जितना कि लिसनिंग होता है। लिसनिंग लिया, उसको रट्टा मारा और ऐसा कैसा स्पीक कर दिया, लेकिन हाफ हार्टेड है तो हाफ हार्टेड को हम क्या करेंगे, इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक इन्वॉल्व करेंगे जब तक कि हमें आगे वाली चीज देखने को या सुनने को वहां पर नहीं मिल जाती है। उनके आधार पर अपन इन चीजों की वहां पर बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं आपका कि क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड, निम्नांकित के अंदर से कौन सी ऐसी चीज है जो कि ऑडियोलिंगुअल मेथड है उसका वहां पर मैन कैरेक्टरिस्टिक या फिर मुख्य चारित्रिक विशेषता उसके रूप में वहां पर कहा जाए या उसके रूप में उसे आपका वहां पर बताया जाए। इन चीजों के बारे में वहां पर अपन बात करने वाले, इन चीजों के बारे में वहां पर अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पहला फैक्टर आया ना, पहला फैक्टर पूर्णतया अब अपन वहां पर इसका एलम का हिस्सा नहीं कह सकते, 50-50 है। आगे चलते हैं, लर्नर्स आर गिवन जस्ट इनफ वोकैबुलरी टू रिसाइट, बिल्कुल लर्नर्स जो होते हैं आपके उन्हें क्या कहा जाता है कि भैया तुम्हें पर्याप्त शब्द भंडार दे देंगे, उसे आप तुम रट्टा मारते रहो, उसे तुम तैयार करवाते रहो, ये बिल्कुल एएलएम में होता है। फिर इट एम्फसाइजेस, इस पे जोर डाला जाता है किस पर, लिसनिंग एक्सरसाइजेस। अभी मैंने कहा लिसनिंग पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है आपका श्रव्य कौशल के ऊपर, श्रवण कौशल के ऊपर आपका, टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, ताकि वो अपना उच्चारण सुधार सकें। तो जब दूसरा तीसरा हो गया तो बोथ 2 and 3, बोथ B and C, ऐसा हमें नहीं दिया गया ना, तो आधा यहां से लेंगे, ये लेंगे, तो सबसे नजदीकी आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी के सभी इसमें वहां पर आपके शामिल किए जा सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वहां पर कौन सा है कि द टेक्स्ट बुक हेल्प्स द टीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, जो टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक है वो एक टीचर या अध्यापक की निम्नांकित में से किस तरीके से मदद करती है, किस तरीके से वहां पर आपकी सहायता करती है, ये चीज आपको वहां पर परखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर आपका देखना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि द टेक्स्ट बुक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक आपकी टीचर की मदद करे
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, निम्नांकित में से कौन से तरीकों से वहां पर मदद करती है, इसको देखना है। तो पहला, इट मेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टमेटिक, ये वहां पर इंग्लिश या फिर अंग्रेजी है उसको वहां पर पढ़ाने में काफी ज्यादा सिस्टमेटिक बनाती है, काफी ज्यादा प्रणालीगत बनाती है, काफी ज्यादा व्यवस्थित वहां पर बताती है, अध्यापन या शिक्षण कौशल को वहां पर ऐसा करती है। तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक हमें क्या करती है बेटा, इसके अंदर आपका मदद करती है, वहां पर इसकी सहायता देती है। यह टीचर की मदद करती है किसमें, आपका रेलेवेंट टॉपिक्स, जो आपके सुसंगत, सदृशित, उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उन पर बने रहने के लिए, मतलब उसको इधर उधर भटकने नहीं देती है। इट फैसिलिटेट्स, यह सुविधा मुहैया करवाती है कि बच्चे के पास टीचर नहीं हो तो स्व अधिगम कर ले, खुद आपका वहां पर पढ़ाई कर ले, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय वहां पर कर ले। बिल्कुल तीनों एस्पेक्ट वहां पर किससे जुड़े हुए रहते हैं बेटा, आपका वहां पर टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि इसके अंदर अपने पास में ये तीनों ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। वॉइस रिकॉर्ड प्लेयर हेल्प्स द लर्नर, एक जो वॉइस रिकॉर्ड करने वाला आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, आपका वहां पर क्या करेगा, रिकॉर्ड प्लेयर हेल्प्स द लर्नर, लर्नर की मदद करेगा। लर्नर की मदद कैसे करेगा, वॉइस रिकॉर्ड में आप क्या करते हैं बेटा, आपका वहां पर चीजों को सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद में सुनने के बाद में क्या कर सकते हैं, उन्हें आप इमिटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एल और एस लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है उसमें देखने को मिलती है। मेनली जो वॉइस रिकॉर्डर है वो लिसनिंग का होता है आपका, ठीक है, और उसके बाद में किसका हो सकता है, आपका स्पीकिंग का हो सकता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है आपका। तो राइटिंग एबिलिटी वॉइस रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं आती है, ठीक है, चारों स्किल कवर नहीं होती, रीडिंग और राइटिंग वहां पर कवर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्किल कौन सी होती है बेटा, आपका आरओडब्ल्यू, तो वो इसमें कवर नहीं होती है। तो इसमें कौन सी स्किल्स को कवर किया जाता है बेटा जी, आपका वहां पर जहां सुधारा जा सके, उसकी प्राइमरी स्किल्स या फिर प्राथमिक कौशल है उन्हें इजीली सुधारा जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वॉट, टॉमसन और वॉट के अनुसार, उनके मुताबिक जो 4 आपके मूल उद्देश्य होते हैं अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा के शिक्षण या अध्यापन के, उनके अनुसार मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, एक उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो आप ये बताइए टॉमसन एंड वॉट ने क्या क्या हमें वहां पर बताया था, वो सुन लीजिएगा। वहां पर इन्होंने ये कहा कि हम स्पोकन इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझें, बेहतर तरीके से समझें, बिल्कुल समझना चाहिए, तभी तो हम उसे फॉलो कर पाएंगे, तभी तो हम उसे वहां पर इमिटेट आपका कर पाएंगे। क्या हमें वहां पर फॉरेन कल्चर को समझने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, हम केवल फॉरेन भाषा है उसको समझना चाहते हैं, उस कल्चर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड रिटन स्किल्स, हम वहां पर आपके लिखित कौशल हैं उनको समझें क्या, बिल्कुल समझेंगे। टू राइट इंग्लिश, तो ये तो एक ही चीज होगी ना बेटा, वहां पर इसे समझना और लिखना। तो तीसरा और चौथा तो मिला जुला रूप है आपका वहां पर। तो हमें तो इसमें क्या चाहिए जो नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अपने पास में कौन सा नहीं बताओ, देखें आपका ये वाला नहीं है। कौन सा बेटा, देखो आपका वहां पर कि टू टीच फॉरेन कल्चर वाला, मतलब फॉरेन कल्चर को वहां पर पढ़ना और पढ़ाना, ये इसमें शामिल नहीं होता है। ये टीच की जगह अगला लर्न भी दे सकता, मतलब सीखने से या फिर पढ़ने से भी आपका लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीसीई, बहुत ही आसान सवाल मानूंगा बेटा जी से आपका। सीसीई के मायने क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इस तरीके से आपका वहां पर पढ़ा जाएगा। तो इसमें कौन सा उसका फंक्शन नहीं माना जाता ये आपको बता, तो वन बाय वन आप देख के बताइएगा मुझे। आपका यहां पर सबसे पहली बात तो ये गौर करना कि पहला क्या है, चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चे को ये पता चल जाता है कि भैया मेरी वहां पर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ मजबूती क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, बिल्कुल पता चलता है वहां पर आपका। को स्कॉलस्टिक, स्कॉलस्टिक दोनों के अंदर पता चलता है, करिकुलर को करिकुलर दोनों में पता चलता है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों में पता वहां पर चलता है। इट प्रोवाइड्स, ये प्रदत्त करता है क्या, द चाइल्ड, उस बच्चे को क्या प्रदत्त करता है, ए रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, एक वास्तविक या फिर जो यथार्थवादी आपका स्व मूल्यांकन है उसकी जानकारी हमें वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल बच्चा अपना खुद का क्या कर सकता है, वहां पर मूल्यांकन कर सकता है, और ये यथार्थवादी अवस्था पे हो सकता है, बच्चे को कोई डाउट या संदेह वहां पर नहीं रहने वाला है। इट डज नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, यहां पर एक चीज और कि यह टीचर की मदद नहीं करता है जहां पर वो प्रभावशाली अध्यापन की जो आपकी व्यू रचनाएं होती हैं उनको अमली जामा पहना सके, ठीक है। तो गौर करना वहां पर अपने पास में क्या कह रहा है कि यहां पर टीचर को यह मदद नहीं मिलती है किस चीज की, कि वो ऑर्गेनाइज कर पाए इस चीज के बारे में, वहां पर संगठित कर पाए किसको, जो इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है, मतलब प्रभावशाली तरीके से आपके शिक्षण की जो व्यू रचनाएं होती है, रणनीतियां होती हैं, उनको पहचानने में, उनको आयोजित करने में मदद नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां हल्का सा क्वेश्चन मार्क
लगता है। फिर अगली चीज, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस, यह वहां पर आपके चेंजेस या परिवर्तन उनको पहचानने में मदद करता है। इन एटीट्यूड्स, उसके दृष्टिकोणों में और उसके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, बिल्कुल ऐसा करता है। तो कई बार आपके आंसर की में कोई सवाल ऊपर नीचे होता है तो उसको मैं यहां पर आपका करेक्ट करवा देता हूं, आपका गौर करना। यहां वाले पार्ट में ये चीज है, वो फंक्शन है, ये उसका फंक्शन है, ठीक है। अब गौर करो, ये उसकी मदद करता है कि एटीट्यूड और वैल्यू सिस्टम में क्या, ये उसकी मदद बिल्कुल करता है, लेकिन ये उसकी मदद वहां पर नहीं करेगा। टीचर है, टीचर को ऑर्गेनाइज करने में आनंद आता है जब वो सीसी को काम में लेता है, तो बच्चे के लिए प्रोग्रेसिव नेचर आपका दिखाया जाता है। अब आंसर की में क्या उससे आपको सरोकार नहीं, आपको एग्जैक्ट आंसर मैंने यहां पर आपका बता दिया है। अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं बेटा आपका वहां पर, ठीक है। गौर करना इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में है कौन सा, वहां पर नंबर 52 वाला, इस सवाल को लीजिएगा आपका वहां पर। आज का कौन सा आप गिन सकते हैं, कोई भी सवाल आपका नंबर से कोई रिलेशन रहने वाला है नहीं। 52 वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा जरा, कि ब्लैंक हेल्प्स अ लर्नर, यह लर्नर या फिर अधिगम करता उसकी क्या करता है, आपका मदद करता है। और किस मामले में मदद करता है, आपका इफेक्टिव मॉनिटरिंग में, मतलब प्रभावशाली आपके एक नियंत्रण अवस्था के अंदर आपका कंट्रोल करने में। इट सेव्स टीचर्स टाइम, ये अध्यापक है उसका जो समय है वो बचाता है। एंड मैक्स द लर्नर अवेयर, और अधिगमकर्ता को जागरूक करता है अब इस स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति के बारे में, एंड वीकनेस, उसकी कमजोरी के बारे में। दोनों तरीकों से उसे वहां पर आपका जोड़ा जा सकता है, उन चीजों के बारे में वहां पर आपका बताया जा सकता है। तो गौर करना, अगले ने क्या कहा वहां पर आपका, ये लर्नर की मदद करता है, प्रभावशाली टाइम, साथ में लर्नर है उसको वहां पर अवेयर करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी जानकारी हमें वहां पर देखने को मिलती है बेटा जी। तो यहां पर ये जो लर्नर दूसरे लर्नर की मदद करता है, उसे अपन क्या कहना चाहेंगे, उसे अपन वहां पर क्या बोलना चाहेंगे, तो एक हम उम्र बच्चा दूसरे हम उम्र बच्चे की मदद करता है, उसे अपन कहते हैं पीयर असेसमेंट। हम उम्र या फिर आपका जो बराबर का बच्चा है उसके द्वारा साथ वाले बच्चे की मॉनिटरिंग करना, उसकी वहां पर हेल्प करना। ऐसा पार्ट ऐसे टाइप में नहीं आएगा, निबंधात्मक में नहीं आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में, अभिरुचि में नहीं आएगा, यहां पर उसके ओरल टेस्ट या फिर मौखिक जो आपका परख है उसके अंदर उसे शामिल वहां पर नहीं किया जाएगा। एक लर्नर है उसकी अफेक्टिव मॉनिटरिंग है वो दूसरा लर्नर वहां पर करता है, वो चीज यहां पर हमें देखने को या फिर समझने को मिलती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, वहां पर आपका 53 वाला क्वेश्चन है, इसको निकालिएगा जरा आप। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अलागेशन, देखो बहुत बहुत बढ़िया वर्ड मैं आपको बताऊंगा वहां पर आपका। इसमें अगर देखिएगा यहां पर ये थोड़ा सा तुम देखोगे तो ये जो मैनर है इसको बेटा यहां से दिमाग से हटाना एक बार, ये जो पार्ट है यहां से बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त ऐसा होता है कि एज इट इज आपको सिंबल्स नहीं मिल पाते हैं, और जब सिंबल्स नहीं मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप तो वहां पर ये देखना कि आपको अपनी आंसर की के अंदर कौन सा मिल रहा है उस पर चले जाना। और साथ में मैं अभी आपका यहां पर ये सिखा देता हूं कि यहां पर ये जो वर्ड अपने पास में आया कौन सा बेटा आपका वहां पर, ये ALLEGATION, इसके दोनों चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपका ये कि आप ये मुझे बता पाओ आपका वहां पर कि बेटा जी अपने पास में इसका मीनिंग क्या है, और दूसरा आप मुझे ये बता पाओ आपका वहां पर कि सर ये जो वर्ड आया है इस वर्ड का उच्चारण वहां पर क्या बनेगा। अगले ने मुझसे पूछा क्या बेटा जी, आपका यहां पर उच्चारण मुझसे वहां पर पूछ रखा है, तो ये चीज आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो ये जो फोनेटिक्स आपके पास में आते हैं ना बेटा, इन फोनेटिक्स के लिए खास बात ये होती है कि आपका एक एक सिलेबल आपको पता होना चाहिए, एक एक आपके वहां पर ध्वनि मात्रक है उसका उच्चारण आपको वहां पर पता होना चाहिए। एक्चुअल में पहली बात तो ये बताओ कि एलिगेशन, मैं ये बोलूंगा एलिगेशन है तो एलिगेशन का मीनिंग क्या होता है, आपका एलिगेशन किसे कहा जाता है। जब आप एक स्टेटमेंट देते हो, जब आप एक कथन वहां पर कहते हो, और कथन बिना किसी सबूत के कहते हो, किसी पर आरोप लगाते हो जो गलत होता है या फिर आपका गैर कानूनी होता है या बिना किसी तर्क के होता है, उसे अपन क्या टर्म देते हैं बताओ। देखिए आपका वहां पर एलिगेशन, एलिगेशन इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं यहां पर इसे लिख देता हूं आपका इस तरीके से, शुरू में आई आएगा, फिर आपका लय के साथ में आपका यहां पर ए साउंड आ जाएगा, फिर इसमें डिप्थोंग गेई आ जाएगा, फिर शय के साथ में वापिस आपका स्व साउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टर्म बेटा वो क्या है आपका एलिगेशन है, एलिगेशन, एलिगेशन इस तरीके से आपका वहां पर बोला जाएगा। वन बाय वन आप इसे करें, अलग करने के बाद में उसे आप वहां पर निकाल लें कि आपका सही गया है या फिर आपका वहां पर नहीं। चेक करना यहां पर मैं एक एक कर देता हूं। जैसे ये आई साउंड है, आई साउंड के बाद में यहां पर आपका ले साउंड है, ले साउंड के बाद में आपका ए साउंड है, ए साउंड के बाद में आपका गे साउंड है, गे साउंड के बाद में आपका ए साउंड है, ए साउंड के बाद में यहां पर आपका शय साउंड है, शय साउंड के बाद में आपका ए साउंड है, ए साउंड के बाद में आपका ने साउंड है। तो यहां पर आपका आई है, यहां पर ले है, यहां पर आपका ए है, यहां पर गे है, यहां पर आपका ए है, यहां पर आपका शय है, शय के बाद में ए है, और फिर आपका ने है। एलिगेशन देखो यहां टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो यहां पर आप इससे बचें, आपका मैं इसे हटाकर बोल रहा हूं आपका। तो इसमें जो भी आपको वो नीचे वाला मिला है एलिगेशन, वो आपका वहां पर बेटा क्या बन जाएगा, वहां पर आंसर बन जाएगा।
अगर कोई इस वीडियो को आपका ग्रेड 1 का ग्रेड 2 का बच्चा भी देख रहा है आपका, या रीट L2 मेंस इंग्लिश का बच्चा देख रहा है, तो उसके लिए मैं वहां पर स्ट्रेस पैटर्न है वो भी आपका डाल देता हूं। इसमें जो प्राइमरी स्ट्रेस है ना बेटा, वो प्राइमरी स्ट्रेस या प्राथमिक बलाघात है वो गैर साउंड पे आएगा, और ये सेकेंडरी यहां पर आ जाएगा। अनस्ट्रेस्ड आपको दो जगह यहां पर देखने को मिलेगा, ये प्राइमरी स्ट्रेस है, ये सेकेंडरी स्ट्रेस है, और ये यहां पर क्या है आपका अनस्ट्रेस्ड बोला जाएगा। तो यहां पर मत जाना आप, यहां से सीधे इसको देखना, आपके पास में जो हार्ड कॉपी में पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर में जो भी ऑप्शन उसे आप मैच कर लीजिएगा। अगले पार्ट पे आ जाए आपका क्वेश्चन नंबर आपका वहां पे 54, कौन सा? द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड TECHNOLOGY। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन पे मत जाओ, टाइपिस्ट को वहां पर ये ऑप्शंस हैं वो क्रिएट करने नहीं आए। रीजन ये है कि कई बार ये आपको सिंबल्स है ना बड़ा, ये सिंबल्स वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए बच्चे की कोई प्रॉब्लम अपन नहीं कहेंगे टेक्निकल टीम की, क्योंकि वहां पर नहीं मिलते हैं, तो वो जैसा उनसे अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर हमें बता देते हैं। तो आप ये बताओ यहां पर जो अपने पास में वर्ड आया कौन सा बेटा आपका वहां पर? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, मैं फिर कह रहा हूं टेक्नोलॉजी, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इस वर्ड को मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी समस्या वहां पर कम रहे। देखना जरा वर्ड कैसा आएगा आपका? टे। शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू में ए साउंड मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है, टे में ए साउंड लगा दीजिए, बताओ क्या बनेगा आपका? टे बनेगा। फिर आगे जो दिक्कत आती है वो नो में आती है, नो में अपन गलत कर देते हैं बेटा, आपका ऐसा बनेगा टेक्नो, और फिर यहां पर और गड़बड़ी करते हैं, ए साउंड अपन छोड़ देते हैं तो वो साउंड आपका गलत हो जाता है। तो ये वर्ड बनेगा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में अलग अलग कर दीजिए, टे साउंड है, टे के साथ में आपका ए साउंड है, ए के साथ में आपका कै साउंड है, कै के साथ में नै साउंड है, नै के साथ में बेटा आपका ओ साउंड है, ओ के साथ में आपका लै साउंड है, लै के साथ में बेटा आपका ए साउंड है, ए के साथ में सिंपल जय साउंड है, और सिंपल जय के साथ में आपका छोटा ई साउंड है। ये आपको देखने को मिलेगा। टे ऐसा लिखा जाएगा, ए ऐसा लिखा जाएगा, कै ऐसा लिखा जाएगा आपका, ठीक है, नै ऐसा लिखा जाएगा, ओ आपका ऐसा लिखा जाएगा, लै ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा आपका। तो टेक्नोलॉ और जे साउंड आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और ये फिर आपका ई साउंड हो गया बेटा। क्या बना वहां पर आपका? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इसमें स्ट्रेस है वो भी आपको वहां पर पता होना, ये मेमोरी स्ट्रेस ले लेगा आपका वहां पर। जो भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चा अगर कोई भी इसे देख रहा है ना, तो बेटा यहां पर ये टेक्नोलॉजी, और ये जो है ना ये आपका अनस्ट्रेस्ड वहां पर रहेगा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर ऐसा अगर आपको देखने को मिल रहा तो लगा लीजिएगा, नहीं देखने को मिल रहा तो हटा दीजिए ने आपका वहां पर, और सीधा सीधा आंसर मैं आपको दे ही चुका हूं, तो अपने वहां पर आपके पेपर में जाके मिला लीजिएगा। अगला पार्ट 55 to 60, ये जो 5 सवाल आपके लास्ट में हैं बड़े ही आसान रहेंगे। एक बार फिर से आपको क्या दे दिया गया बताओ, देखिए बेटा आपका वहां पर पैसेज दे दिया गया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपसे वहां पर आपसे सवाल पूछे गए। तो एक हल्की सी रीडिंग जैसे पार्ट 1 में अपन ने लगाई थी, लाइक दैट वैसी रीडिंग यहां पर भी अपन वहां लगा देते हैं। अगले ने कहा 55 से लेके 60 सवाल, 6 सवाल जो आपके 55 खुद काउंट हो गया ना, तो रीड द गिवन पैसेज, दिए हुआ जो गद्यांश उसे ध्यान से पढ़िएगा, एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो, नीचे पूछे गए प्रश्नों के आप उत्तर वहां पर दे दीजिएगा। तो पढ़ना जरा इसमें कि द लेडी टीचर, जो आपका महिला शिक्षिका है, हु वाज इन द क्लास, जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो वहां पर बच्चियों को कुछ कह रही थी, लेकिन जो भोली नामक लड़की है कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवार पर जो तस्वीरें थी उनकी तरफ देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो कलर्स या रंग है उन्होंने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन द विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और वह घोड़ा जो कि आपके भूरे रंग का घोड़ा था वहां पर लाइक द हॉर्स, उस घोड़े की भांति जिस पर तहसीलदार वहां उनके गांव में घूमने आया था, उनके गांव में मिलने आया था, किसी काम से आया था, ऑफिशियल काम से भी आया होगा, जहां पर द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जो बकरी है वो वैसी काली बकरी थी जैसे उनके पड़ोसी की थी। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, वह जो आपका तोता है वो ऐसा हरा तोता था जो कि उसने वहां पर आपके आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय है उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक भोली ने देखा कि टीचर या महिला शिक्षिका उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखकर वहां पर मुस्कुरा रही थी। बड़ी आसान सी कहानी आपके समक्ष पेश कर दी है, 1 मिनट की रीडिंग आपको लगानी नहीं होती है, उससे पहले सारा का सारा खेल आपको वहां पर समझ में आ रहा होता है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 आपका वहां पर, उसमें परखते हैं कि अगले ने हमसे पूछा क्या। द कलर्स फैसिनेटेड हर, यहां पर जो कलर्स हैं, जो रंग हैं, उन्होंने उस बच्चे को वहां पर क्या किया, मंत्रमुग्ध किया। तो यहां पर जो वर्ड है ना फैसिनेटेड, वो किसका काम करता है? तो बेटा देखो, द कलर्स यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा, या फैसिनेटेड यहां पर वर्ब का काम करेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है या फिर पास्ट फॉर्म है, और हर यहां पर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सीधा सीधा आप इसमें आंसर ले सकते हैं कि जो फैसिनेटेड है वो मेरे पास में क्या बेटा आपका वर्ब है, यहां पर इससे मुझे कोई रिलेशन नहीं है, नाउन से नहीं, एडजेक्टिव से नहीं, एडवर्ब से नहीं, ऐसा कोई रिलेशन वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। कितना आसान वहां पर आपको देखने को मिला सवाल नंबर आपका 55 वाला। चलते हैं
हैं सवाल नंबर आपके 56 की तरफ, 56 वाला देखिएगा जरा, कि द वर्ड्स ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन आर, कि यहां पर जो शब्द है आपके पास में, कौन से शब्द बेटा आपका वहां पर देखिएगा, ब्राउन जो भूरा है, ब्लैक जो काला है, ग्रीन जो हरा है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाते हैं? तो ये सारे के सारे जब आप हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, या फिर आपका वहां पर इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो सारे के सारे क्या एडजेक्टिव, जैसे मैं कहूं आपका कि ये मेरे पास में जो पेन है इसका जो ऊपर का कलर कैसा ब्लैक, तो ब्लैक इसको विशेषित कर रहा है। तो जब एक वर्ड है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, विशेषित करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आपका एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण वहां पर कहा जाता है। तो यहां से आप आराम से छांट सकते हैं बेटा इसके अंदर आपका कि ये तीनों के तीनों शब्द क्या है? एडजेक्टिव्स हैं या फिर आपके विशेषण हैं। यहां पर संज्ञा या वर्ब्स क्रिया शब्द या फिर एडवर्ब्स क्रिया विशेषण शब्द है, उनसे यहां पर कोई ताल्लुकात इनका वहां पर रहने वाला नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 57। कोशिश करना कि पहले अपने दिमाग में ये जवाब सोच लें, उसके बाद में मैं आपको वहां पर इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। देखना जरा, द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, जो अध्यापक है वो अध्यापक वहां पर आपका, या फिर जो अध्यापिका है, शिक्षक या शिक्षिका है, वो खड़ी हुई थी वहां पर आपका उसकी साइड में, उस भोली की तरफ या फिर भोली के पास में, स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए। तो अगले ने कहा पहचानिए कि इसमें टेंस कौन सा है दिए हुए वाक्य के अंदर। तो देखो बी फॉर्म आ गया, वोज के साथ में वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो बेटा जी ये डायरेक्टली किसमें जाता है? आपका पास्ट कंटीन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, उसमें से शामिल किया जाता है। यहां पास्ट इंडेफिनिट का कोई मतलब नहीं, पास्ट परफेक्ट का कोई मतलब नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई मतलब नहीं। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता उसमें या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता या डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता। पास्ट परफेक्ट होता तो हैड के साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता। चलिए अगले सवाल की तरफ बिना देरी किए बिना, द हॉर्स वाज ब्राउन, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द टेंस। इस सेंटेंस में आपको टेंस को पहचानना बेटा आपका, तो यहां चेक करना एक बार कि अगले ने ये कहा कि घोड़ा है वो कैसा था आपका, वहां पर भूरे रंग का था, इसमें आपको टेंस को पहचानना है। तो पहली बात तो ये चेक करो, द हॉर्स मेरे पास में सब्जेक्ट है, वॉज मेरे पास में वर्ब है, ब्राउन मेरे पास में क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये गौर करना, ये लिंकिंग वर्ब या कॉपुला वर्ब या कॉपुलेटिव वर्ब के रूप में काम आया, इतना याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये बी है ना, बी का क्या बेटा आपका सेकंड फॉर्म बना है, तो बी का जो पास्ट फॉर्म बनता है वोज या वर होता है, और वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है नहीं, अगर वो होता तो पास्ट कंटीन्यूअस बनता, वो खुद यहां मैन वर्ब का काम कर रहा है, तो यहां पर ये वर्ब के सेकंड फॉर्म के हिसाब से किसमें चला जाएगा? आपका पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चला जाएगा, पास्ट सिंपल के अंदर वहां पर चला जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस होता तो मुझे क्या चाहिए? वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो नहीं है। पास्ट परफेक्ट होता तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, जो नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी मेरे पास में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपका 59। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने इस चीज को देखा, इस चीज को वहां पर पाया, किस चीज को वहां पर? दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि वहां पर अध्यापिका है उसके बगल में खड़े होकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फ्रेज है, ऐसा कौन सा वाक्यांश है जो वहां पर क्या रखता है? एक डिटर्मिनर रखता है, मतलब उसमें दृढ़ निश्चायक शब्द है, निर्धारक शब्द है, या फिर एक परिसीमक शब्द वहां पर देखने को मिलता है। तो गौर करना बेटा, इसमें अपन डिटर्मिनर पहले छांट लेते हैं, आपका डिटर्मिनर है कौन सा, तो गौर करो बेटा, यहां वाले पार्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के मायने क्या होते हैं वो गौर करना। जैसे आपके पास में पॉजेसिव डिटर्मिनर्स है ना, उनकी बात कर सकते हैं। आई का माई बनता है, वी का आर बनता है, यू का योर बनता है, ही का हिज बनता है, शी का आपका हर बनता है। वे उसी प्रकार से यहां पर छांट के देखिएगा, अपने पास में यहां पर शी है, शी का क्या बनाया हुआ बताओ? आपका हर बनाया हुआ। तो हर किसका काम करता है? आपका वहां पर डिटर्मिनर का काम करता है। मैं एक बार लिख देता हूं कि जो पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं, तो आई का क्या बनेगा वहां पर? आपका माई बन जाएगा, ठीक है। या फिर जो वी है, तो वी का बेटा वहां पर क्या बन जाएगा? आपका आर बन जाएगा। यू है बेटा जी, उसका वहां पर बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा? आपका योर बन जाएगा। ही का आप बनाना चाहें तो क्या बनेगा? आपका वहां पर हिज बन जाएगा। शी का आप बनाना चाहें बेटा तो वहां पर क्या बन जाएगा? आपका हर बन जाएगा। और जो दे है, दे का क्या बना लेंगे? आपका देर बना लेंगे। तो हमारा काम तो यहीं पर हो जाता है ना, अलग जाने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। इसमें कहीं कोई डिटर्मिनर नहीं है। एंड आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, सडनली आपका एडवर्ब है, भोली आपका नाउन है। ये नोटिस दैट है, इसमें नोटिस आपका वर्ब का फॉर्म है, आपका दैट आपके पास में रिलेटिव पार्ट है आपका, ठीक है। फिर यहां पर देखते हैं तो बाई है, बाई तो अपने पास में प्रीपोजिशन है, साइड आपका नाउन है, लेकिन अपने पास में यहां गौर करना हर है ना, हर किसका काम करेगा? वहां पर डिटर्मिनर का काम करेगा। फिर अगली चीज पे और आ जाइए, स्माइलिंग वर्ब का काम कर रहा है, एट प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, हर आपके पास में प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम भी वहां पर कर रहा है। तो इसमें जो ये हर वाला पार्ट है ना, गौर करना यहां वाले पार्ट में ये जो हर हर दोनों है, ठीक है। अब ये हर है वो किससे बनाया? शी से बनाया। यहां पर भी तो हर किससे बना है? शी से। तो तीसरे और चौथे में, तीसरे में क्यों और चौथे में
क्यों नहीं है? तो बेटा यहां गौर करना, ये किसका काम कर रहा है? आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है, वहां पर क्या बनेगा? या तो नाउन बनेगा या फिर आपका प्रोनाउन बनेगा। तो यहां पर जो आपके पास में आया है ये प्रोनाउन के रूप में आया है, और यहां जो हर है वो आपका पजेसिव डिटरमिनर के रूप में वहां पर काउंट हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वहां पर आपका काउंट हुआ है। अगले पार्ट में आ जाए, आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़े। आपका व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल? बहुत बहुत प्यारा सवाल है आज के इस पेपर का। और पीछे वाली क्लास अगर दोनों को बेटा मैं मैच करूं ना, तो वहां वाले पार्ट में मेरे पास में सबसे बढ़िया सवाल मुझे ये लगा है। अगर मैं लैंग्वेज 2 के पेपर की बात करूं, लैंग्वेज 1 के पेपर की बात करूं, टोटल मेरे पास में क्या हो गए बेटा? आपके 60 सवाल हो गए, 30 प्लस 30। सबसे बेस्ट सवाल इसे मैं वहां पर मैं आपका मानूंगा। तो यहां अगला पूछना क्या चाह रहा है आपका, वो गौर करना कि हमें एक वर्ड दे दिया, ठीक है, और वो वर्ड क्या दिया आपका? वहां पर लिटिल दिया है, और लिटिल का हमसे वहां पर डिग्री का एक पार्ट पूछ लिया गया कि इसके तीनों डिग्री वर्ड वहां पर क्या होते हैं, वो तुम्हें आने चाहिए, तो तुम वहां पर आपका बता सकते हो। तो गौर करो, जो लिटिल है, लिटिल मेरे पास में डिग्री कौन सी बेटा? आपका वहां पर पॉजिटिव है। ये जो मैं लिख देता हूं यहां पर, आपका ये जो पार्ट आपके पास में ये कैसा है? पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद में कंपैरेटिव में आप इसे लेना चाहें तो ये किस में चला जाएगा? लेस में चला जाएगा। और इसका सुपरलेटिव अगर आप लेना चाहते हैं बेटा, तो ये किस में चला जाएगा? आपका लिस्ट में चला जाएगा। तो ये आपको तीनों आने चाहिए। ग्रेड 1 ग्रेड 2 का बच्चा कोई इसे देख रहा है तो ध्यान से सुनना, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करने वाला पार्ट वहां पर रहता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका कि लिटिल है वो पॉजिटिव है, लेस कंपैरेटिव है, और लीस्ट उसका क्या बताओ आपका वहां पर? सुपरलेटिव। हमारी आदत क्या होती है कि जैसे हम सुपरलेटिव छांटते हैं तो ईएसटी जबरदस्ती जोड़ देते हैं। तो अगले ने जानबूझ के चालाकी खेली आपके पास में कि लिटिल जो टर्म आपको दिया है उसके हवाले देखो, यहां पर लिटिल में क्या जोड़ दिया? एसटी, लिटिलेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। लिटिल के साथ में मोस्ट जुड़ने वाला है ही नहीं आपका। जब मोस्ट जुड़ता नहीं तो मोर भी तो नहीं जुड़ेगा ना। ये तो दोनों ही क्या है? गलत है, और ये भी टोटल गलत है। इंग्लिश में ऐसा कुछ यूज होता ही नहीं है। तो इसका जो सुपरलेटिव पार्ट है बेटा वो क्या रहेगा आपका? वहां पर लिस्ट रहेगा। काफी फास्ट, एक तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह अपन वहां पर निकले इसके अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम की कमी है, उसके अनुसार हमें सारा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे अभी 1-2 कमिटमेंट और बाकी हैं आपके वहां पर। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेकर चलूंगा, तो वहां पर वो समस्याएं आपकी दूर कर दूंगा मैं आपका। तो यहां पर एक कमिटमेंट मैंने आपका और पूरा किया है कि आपका प्री रीड 2025 है, उसका 16 फरवरी 2025 को लगा हुआ लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है, उसका भी पार्ट मैंने दूसरा कंप्लीट करवा दिया है। तो ये प्री रीड के जो चारों सेक्शन है वो मैंने खत्म कर दिए हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, वहां पर नए जोशो खरोश के साथ में, नए आपके मोटिवेशनल स्टैंडर्ड के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से वहां पर इजाजत लेना चाहूंगा, और ये वादा चाहूंगा कि पढ़ते रहेंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने का मतलब है कि आपका टीचर है उसको सही गुरु दक्षिणा वहां पर मिल चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।